स्टेज 1 जो है आपकी होगी 40 मिनट्स की, स्टेज 2 आपकी लंबी होनी चाहिए 2 आवर्स की, और स्टेज 3 जो है वो होगी 40 मिनट्स की अगेन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एमसीक्यूज़, हैक्स और ट्रिक्स। और ये जो ट्रिक्स हैं वो बेसिकली टॉपर्स के सीक्रेट्स हैं कि किस तरीके से वो एमसीक्यूज़ को करेक्टली गेस करते हैं। बनाई तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली मैंने एमपीटी एस्पिरेंट्स के लिए है, और आप सबको पता है कि 20 फरवरी को एमपीटी का टेस्ट है, जो कि सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट आप सब जानते हैं। स्पेसिफ़िकली ये वीडियो उसके लिए है, लेकिन ये वीडियो बाकी के वन पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट को एस करने के लिए भी कारआमद साबित हो सकती है, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं जो कि एप्लीकेबल हैं हर किस्म के एमसीक्यूज़ टेस्ट के लिए। वन पेपर एमसीक्यूज़ हो सकते हैं पीपीएससी के, एफपीएससी के, या जो दूसरी किस्म की जॉब्स आती हैं उनके लिए भी ये कारआमद साबित हो सकती है वीडियो, और यूपीएससी के लिए भी, जो कि आपको पता है इंडिया का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और चूँकि मेरे फॉलोअर्स में इंडियंस भी शामिल हैं तो ये वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं ये वाले जो ट्रिक्स हैं। अच्छा जी, तो वन बाय वन ट्रिक्स को समझेंगे। अगर तो आप एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस दिए होते हैं 4, अगर तो आप उसमें स्टक हो गए हैं या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, होते हैं ना बाज़ औक़ात हम लोग 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, या फिर सीरियस ही नहीं आता, सही है, तो तुक्का कैसे लगाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आप टैप कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं या आपकी कोई क्यूरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ अपनी प्रोफाइल, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 740 फॉलोअर्स हैं, जबकि मेरे असल में जो इस वक्त राइट नाउ सब्सक्राइबर्स हैं थिंक 4700 हो गए हैं शायद। तो डेट्स मीन कि सब लोगों ने या सब सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप लोग कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी मैं वैल्यूएबल पोस्ट करती रहती हूँ, आप लोगों को वो भी मिल सकें टाइमली। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, आपको वो भी मैं शो कर देती हूँ स्क्रीन पे, और आप वो भी लाइक कर लीजिए ताकि आपको पोस्ट जो हैं वो मिलती रहें सीएसएस और बाकी दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। अच्छा जी, इस पे भी आप देख लें, अगर मैं अपने फॉलोअर्स की बात करूं तो इस पे सिर्फ और सिर्फ 1886 हैं, यानी कि सब के सब मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे फेसबुक के पेज पे भी फॉलो नहीं किया हुआ। तो काइंडली इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हैक्स की तरफ। हैक नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, जो कि है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। होता क्या है कि एस्पिरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि नंबर 1 एमसीक्यू से स्टार्ट किया तो वो ऑर्डर में करते हैं, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। होता क्या है, यूजुअली देखा ये गया है कि पहले 10 और आखिरी 10 मुश्किल होते हैं। अब कई लोग तो स्टार्ट से करते हैं, स्टार्ट करना, ये सारा अटेम्प्ट करना पेपर, और कई लोग एंड से करते हैं, तो लास्ट के 10 और शुरू के 10 मुश्किल होते हैं। तो होता क्या है, साइकोलॉजिकली एग्जामिनर ये गेम खेलता है कॉन्फिडेंस को शटर करने के लिए एस्पिरेंट्स के, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने करना ही नहीं है सीक्वेंस फॉलो। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करना तो फिर किस तरीके से चलना है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है 3 स्टेजेस में, और यही आपका हैक नंबर 2 है। और 3 स्टेजेस को फर्दर कैसे आपने डिवाइड करना है वो मैं आपको भी डिटेल से बताती हूँ। आपके पास टोटल एमपीटी को अटेम्प्ट करने के लिए होंगे 200 मिनट, और ये मैं नहीं कह रही, ये एफपीएससी की तरफ से बताया गया है कि 200 मिनट होंगे, यानी कि 200 एमसीक्यूज़ होंगे और 200 ही मिनट होंगे, यानी कि एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट होगा, ठीक है जी। अब इन 200 मिनट्स को आपने किस तरह से डिवाइड करना है। स्टेज 1 जो है आपकी होगी 40 मिनट्स की, स्टेज 2 आपकी लंबी होनी चाहिए 2 आवर्स की, और स्टेज 3 जो है वो होगी 40 मिनट्स की अगेन। अच्छा, अब स्टेज 1 जो है उसमें आपने क्या करना है, आपने पूरा पेपर एक दफ़ा गो थ्रू करना है, ठीक है।
तो जो सवाल आपको आते हैं, कई होते हैं ना ऐसे सवाल होते हैं जो आपको आते ही आते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह एफपीएससी ने किया था प्रैक्टिस पेपर जो है वो अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पे। उसमें जो पहला इस्लामियत के सेक्शन में पहला सवाल था हजर अस्वद का क्या मतलब है, ठीक है, सबको पता है उसका मतलब काला पत्थर है। अब इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं जो ऑब्वियस हैं, जिनका पता ही पता है, अब उसमें क्या आपने सोचना है, ठीक है, आप वो लगाते जाएँ, यानी कि जो आते हैं वो आप लगाते जाएं साथ साथ, ठीक हो गया। इस तरह इंग्लिश के कुछ जो आपको आते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं जो आते हैं, वो बस आप साथ साथ लगाते जाएं। तो स्टेज 1 फिर वो कौन सी हो गई, कौन से सवाल करने हैं जो ऑब्वियस हैं, जिसमें आपने नहीं सोचना, जो कि टाइम टेकिंग नहीं है, आपने पहले वो सोल्व करने हैं, ठीक है, अटकना नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे पहले 10 या 20 सवालों में से कोई नहीं आता, पहला आता है ऑब्वियस है कर लें, दूसरा आता है ठीक है, तीसरा नहीं आता लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, तो छोड़ दें उसको, ठीक है, उसको सेकंड या थर्ड स्टेज के लिए छोड़ दें। फिर चौथा ऑब्वियस है कर लें, पांचवा ऑब्वियस है कर लें, ठीक है, छठा नहीं आ रहा, सातवां नहीं आ रहा, आठवां नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, आप सेकेंड या थर्ड स्टेज के लिए रहने दें। अच्छा जी, तो फर्स्ट स्टेज में आपने सारे के सारे वो कर लिए जो कि ऑब्वियस हैं, आते हैं, और ये आप 40 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा पेपर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ताकि होता क्या है कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो अटक जाते हैं उन्हीं सवालों में जो कि मुश्किल होते हैं, और उनको सोल्व करने के चक्कर में जो ऑब्वियस होते हैं लेकिन वो आखिरी पेज पे होते हैं, उन तक तो पहुंच ही नहीं पाते, टाइम अप हो जाता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद स्टेज 2 की तरफ आ जाएं। स्टेज 2 लंबी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए 2 आवर्स की। अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने स्टेजेस का टाइम लिखा है, ये मैंने 200 मिनट्स को ही डिवाइड किया है। देखिए 2 घंटे के कितने मिनट बने, ऑब्वियसली 60 और 60 को आप करें तो 120 मिनट्स बनते हैं, और ये 40 प्लस करें तो 80 बनते हैं, तो ये टोटल 200 मिनट्स बनते हैं। तो ये मैंने एमपीटी के मार्क्स के एमपीटी के जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है उसके हवाले से ही स्टेजेस बनाई हैं, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई और पेपर देना है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम उन्होंने प्रोवाइड करना है पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेजेस बना लीजिए। लेकिन ये ख्याल रखना है कि सेकंड स्टेज लंबी होनी चाहिए और फर्स्ट और थर्ड स्टेज जो है वो नॉर्मल सी हो जाए। अच्छा, अब सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेज में आपने वो सवाल करने हैं जो कि आते तो हैं लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसको सोल्व करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इसमें जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और कोई ऐसे सवाल हो गए जो थोड़ा सा सोचेंगे तो आ जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश वाले पोर्शन में जो कॉम्प्रीहेंशन वाले सवाल हैं उसमें आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसमें इस कैटेगरी में कर लें। तो ये आपको पता है कि जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लेकिन आप कर लेंगे, इस तरह वाली कैटेगरी आपने सेकेंड स्टेज में करनी है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की कि थर्ड स्टेज में आपने कौन से सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तो थर्ड स्टेज में आपने वो सवाल अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन चूंकि अब आप टाइमली बाकी वाले सवाल कर चुके हैं तो आप कोशिश करें, ठीक है, अटैम्प्ट करने की, तो मे बी आपका कोई प्रोबेबल आंसर उसमें निकल आए, ठीक है जी। तो ये होगी स्टेजेस की डिटेल। तो ये था पहला और दूसरा गोल्डन ट्रिक जिसकी मदद से आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखें साइकोलॉजिकली अगर एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है तो क्यों ना आप भी साइकोलॉजिकली ही पेपर को अटेम्प्ट करें, ताकि वो जो जाल उसने बुना हुआ है आप उसमें से निकल सकें और उसको समझ सकें, ठीक है जी। अब चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ, जो कि है एलिमिनेट ऑप्शंस। अच्छा, इसमें आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं यूजुअली, ठीक है, ABCD, और आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑफसेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें पॉइंट वो ये है कि ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ दिस। अच्छा, अब इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि ऑफसेट वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक मिसाल मैंने आपको दी है, जिस तरह अगर ऑप्शन A है 10, ऑप्शन B है 12, ऑप्शन C है 14 और ऑप्शन D है 105। अब ये 105 जो है ये साफ पता चल रहा है कि ये ज़बरदस्ती डाली हुई है, ठीक है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से अगर देखें तो हमेशा जो आंसर होगा वो कंफ्यूजिंग जो फिगर्स हैं उसमें से होगा। मिसाल के तौर पे 10, 12 और 14 इसमें से होगा। 105 कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये तो अलग सा दिख रहा है, अगर ये आंसर होता तो डायरेक्टली सारे एस्पिरेंट्स फटाफट इस पे लगा देंगे,
ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। अब एक तो आपने निकाल दी ऑफसेट वैल्यू जो कि है 105, जो कि अलग सी दिख रही है। अब दूसरी जो चीज़ इसमें बयान की गई है वो है ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दिस। अच्छा, देखा ये गया है, रिसर्च बेस्ड बात मैं कर रही हूँ, देखा ये गया है कि अगर ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज हो, ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दीज हो, तो क्या होता है कि 90% उसमें से ही आंसर होता है, वही आंसर होते हैं। अब ये आप देख लीजिए, लेकिन ज़ाहिर है 100% इसमें श्योरिटी नहीं है इस बात में, लेकिन आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपने ये ज़रूर कंसीडर करना है, नन ऑफ दीज को या ऑल ऑफ अबव को ज़रूर आपने कंसीडर करना है, ठीक है जी। अब चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ कि अगर आप दो, अब देखिए ना, एक तो निकल गया, ऑफसेट वैल्यू तो निकल गई, ठीक है। अब आपके पास पीछे बचे हैं ए बी सी, ठीक है, डी तो निकल गया। अब ए बी सी में से कौन सा प्रोबेबल आंसर है? तो देखा ये क्या है कि ए जो है वो बहुत कम आंसर होता है, ठीक है। इसकी भी साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि ए सबसे पहले जो है एस्पिरेंट की नज़र पड़ेगी ए पर, ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर कभी भी ए जो है वो आंसर नहीं रखेगा। देखा ये गया अमूमन कि ए हमेशा वो होता है, वो ऑप्शन होता है जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं और वो गलत कैलकुलेशन निकलती है ना, तो जो आपका रॉन्ग आंसर होता है ना वो ए में लिख दिया जाता है, और आप फिर जज्बात में आके कि हाँ भाई मेरा तो आंसर फटाफट निकल आया है, तो आप क्या करते हैं, फटाफट ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी, और इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि 90% ए आंसर नहीं होता। और अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बी और सी की ज़्यादा होती है, ना ए आंसर होता है ज़्यादातर 90% और ना ही डी आंसर होता है, यानी जो कॉर्नर्स वाले हैं वो आंसर नहीं होते, बी और सी की जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सही, अब सही 100% तो नहीं कहा जा सकता इस बारे में, लेकिन 90% यही देखा गया है, तो आपने बी और सी को कंसीडर करना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जो कि है रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज़। आपने क्या करना है, ये कैलकुलेशंस के लिए स्पेसिफिकली बात मैं कर रही हूँ कि आप ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे अंडर रूट की होगी, पाई की वैल्यूज़ हो गई, ये आप याद कर लीजिए। नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ओड नंबर, इवन नंबर्स का तो आपको पता ही होगा। खैर उसके अलावा डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो आप याद कर लें, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, स्पीड का हो गया, और एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का क्या सारा सीन होता है, एंगल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पर कैलकुलेट ना करना पड़े। ये जो कैलकुलेशंस हैं या ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको आते हों। और अगर ये वैल्यूज़ आपको नहीं भी आती तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल का जो है वॉलपेपर ये रख दीजिए चंद दिनों के लिए, चंद ही दिन रह गए एमपीटी में भी, तो इस तरह से क्या होगा, जब आप बार बार देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब शिफ्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। या फिर एक और तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप का अपना जो चैट का बैकग्राउंड होता है वो भी रख सकते हैं इन वैल्यूज़ को एज अ वॉलपेपर, ठीक है, याद करने के लिए। तो ये हो गया हैक नंबर 5। हैक नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो कि है स्टडी स्मार्ट एंड प्रैक्टिस। अच्छा जी, स्टडी स्मार्ट में क्या आता है, ये जो आपको पता है डिफरेंट बंडल्स मिलते हैं नोट्स के, या फिर डिफरेंट बुक्स मिलती हैं जो कि मैंने भी आपको अपने चैनल पर बताए हुए हैं, डिफरेंट सोर्सेज बताए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है पूरी की पूरी किताब तो आप नहीं याद कर सकते ना, तो आप ऐसा करिए, किताब से डेटा उठाइए, माइंड मैप्स या फिर डिफरेंट फ्लो चार्ट्स या डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंटर्स बना लीजिए इसके, ठीक है, क्योंकि इस तरह से याद करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपने स्मार्टली स्टडी करनी है, ठीक हो गया। और बाकी जो दूसरी बात है वो है प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस जितना हो सकता है करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर सिमिलर आपने क्वेश्चन आपने पहले ना सॉल्व किए हों तो एग्ज़ाम में ऑन डेट स्पॉट आपको वो सोल्व करना जाहिर सी बात है मुश्किल लग रहा होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी को एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, इसी तरह से यही हाल हमारे दिमाग के मसल्स का भी है। अगर आप उनको इस्तेमाल में लाएंगे, आपने पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी, तभी आप उस चीज़ को दोबारा आप जब करेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। मैथ्स में अगर वीक हैं तो प्रैक्टिस करिए,
ठीक है, या फिर बाकी चीज़ों में भी आप प्रैक्टिस करिए। स्पेशली जो लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल हैं वो प्रैक्टिस मांगते हैं, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आपके लिए वो सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही है तो आपने मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है कि अल्लाह ताला मेरे हर मामले में आसानी करे। आप लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ और मेरे लिए भी लाजमी आप दुआ करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।